मतगणना से पहले ईसी की बड़ी कार्रवाई। देवघर के डीसी बनी नैन्सी सहाय। 2 मई को नहीं निकलेगी विजय जुलूस। अभी तक नहीं पूरी हुई लालू की जमानत की कागजी कार्रवाई। आरजेडी की हाईकोर्ट से अपील, बोले ऑनलाइन हो बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल के आग्रह पर झारखंड से दिल्ली भेजे गए 4 ऑक्सीजन टैंकर। दिल्ली सीएम ने चिट्ठी लिखकर मांगी थी मदद। और झारखंड में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। राज्य ने केंद्र से एडवांस में मांगे 50 लाख टीके। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मधुपुर उपचुनाव परिणाम आने से पहले ही जिले में बड़ा फेरबदल हुआ है। निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ की जगह नैन्सी सहाय को जिले की कमान एक बार फिर से सौंप दी है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए उपायुक्त के फेरबदल और मधुपुर की महाभारत पर यह खास रिपोर्ट। मतगणना से पहले ईसी का फिर चला चाबुक। एसडीओ के बाद देवघर डीसी भी हटाए गए। एक बार फिर देवघर की डीसी बनी नैन्सी सहाय। 2 मई को नहीं निकलेगा विजय जुलूस। मधुपुर उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फेरबदल किया है। आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ को हटाकर नैन्सी सहाय को नया डीसी नियुक्त किया है। इस संबंध में ईसीआई सचिव अरविंद आनंद की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया था। दरअसल उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने देवघर जिला प्रशासन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि देवघर के डीसी और मधुपुर एसडीओ जेएमएम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वहीं पदभार मिलने के बाद डीसी नैन्सी सहाय एक्टिव मोड में आ गई हैं। लगातार बैठकें भी कर रही हैं। देखिए, अभी आज वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर में उपचुनाव कराया गया। बीती 17 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें कुल 71.60% वोटिंग हुई है। 2 मई को मतगणना होनी है। यूपीए की तरफ से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल हसन, तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ताल ठोक रहे हैं। मंत्री के मैदान में होने से ये सीट हेमंत सरकार के लिए इस वक्त नाक का सवाल बन गया है। इसलिए सीएम से लेकर तमाम मंत्रियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी थी। फेरबदल के साथ ही ईसी ने चुनावी परिणाम के बाद विजय जुलूस और जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का कितना पालन होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जीत की खुशी में अच्छे मदहोश हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। मधु इस पूरी चर्चा में हमारे साथ यहाँ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी सीधे झारखंड से जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर लगातार महाभारत चल रही थी, अब इसमें एक नया मोड़ आया है। यहाँ पर उपायुक्तों के फेरबदल और मधुपुर की महाभारत पर यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। 2 तारीख को परिणाम आना है और उससे पहले ये फेरबदल, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, 17 अप्रैल को जब मधुपुर उपचुनाव संपन्न कराया गया था तो उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और औपचारिक रूप से एक शिकायत दर्ज कराया था कि देवघर के प्रशासनिक अधिकारी
डीसी, एसपी और एसडीओ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से वहां काम कर रहे हैं, अपने प्रशासनिक गतिविधियों को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। हालांकि उस समय चुनाव आयोग ने उनकी आपत्तियों को नज़रअंदाज कर दिया था और मंजूनाथ भजंत्री के ही निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हैसियत से ही चुनाव संपन्न कराए गए थे। लेकिन 17 तारीख को कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके बाद चुनाव आयोग को इस कदम में, इस दिशा में कदम उठाने की नौबत आ गई। देर शाम जब एसडीओ जो मधुपुर उपचुनाव में वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने जो आंकड़े उपायुक्त को भेजे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की हैसियत में उपायुक्त वहां पर काम कर रहे थे, उसके बाद देर रात में उन आंकड़ों में फेरबदल कर दिया गया। जो वोटिंग के प्रतिशत थे उन प्रतिशत में बदलाव किए गए और मंजूनाथ भजंत्री ने एसडीओ की रिपोर्ट को बिना पड़ताल किए हुए चुनाव आयोग तक आगे भेज दिया। देर शाम में जब चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से मतदान के प्रतिशत के आंकड़े जारी किए, तब वह 76% से ऊपर के प्रतिशत थे। लेकिन अगले दिन जब इस तमाम मामलों की पड़ताल की गई, तब जाकर वह 72% के आसपास ही कुल मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आया। और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस दिशा में एक आंतरिक जांच की और जांच के बाद सबसे पहले बीते शनिवार को चुनाव आयोग ने मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को बदलने का निर्देश दिया था। तत्काल प्रभाव से एसडीओ को बदला गया और उसके बाद कल सोमवार को चुनाव आयोग ने वहां के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को बदलने का निर्देश दिया। 3 आईएएस अधिकारियों का पैनल लिस्ट चुनाव आयोग को भेजा गया था। उसमें चुनाव आयोग ने 2014 बैच की आईएएस अधिकारी नैन्सी सहाय, जो इसके पहले भी 2019 अगस्त से देवघर की उपायुक्त रह चुकी थी, उनको नए उपायुक्त का तत्काल प्रभाव से प्रभार देने का निर्देश दिया था। उसके बाद ये तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। कंचन, बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक और सवाल बनता है, मतदान से पहले इस तरीके के ये फैसले लेने थे, लेकिन मतदान के बाद ये फैसले लिए गए। कुंदन जी, मैंने आपको बताया कंचन की मतदान के पहले जो औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, उन आपत्तियों पर चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया। लेकिन चुनाव के दिन 17 अप्रैल को जिस दिन मतदान था, मतदान के दिन आंकड़ों में कुछ गलतियां रह गई और उन गलतियों को देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अनुमंडल पदाधिकारी के बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर अमित कुमार जी जुड़ गए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। अमित जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी, मधुपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर अब चुनाव मतदान हो जाने के बाद जो स्थिति सामने आई है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर उपायुक्तों के फेर बदल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मतदान के बाद ये फेर बदल, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए, ये तो पूरी तरह से सरकार का और चुनाव आयोग का निर्णय है ना, और इस निर्णय में कहीं ना कहीं वहाँ के आयुक्त पूरी तरह से फंस चुके थे। और जो आप बात कर रही है कंप्लेन का, कंप्लेन चुनाव जो आयुक्त थे, देवघर आयुक्त थे, उनके तरफ से किया गया था और उसको चुनाव आयोग ने गलत माना और गलत पूरी तरह से उनको वहां से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया से हटाने का काम किया है। लेकिन तो ये जी कहीं आपने बात कंप्लीट करिए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग रखने का काम किया है। वो बार बार सत्ताधारी पक्ष के लिए काम कर रहे थे। बार बार चुनाव आयोग से शिकायत हमारी तरफ से की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष की तरफ से मिलकर वो खड़ा करके काम कर रहे हैं। बार बार वहां के सांसद माननीय निशिकांत दुबे को तंग करने का काम कर रहे थे। और यहाँ तक नहीं, कोविड महामारी जो झारखंड में आप जान रहे हैं कि बहुत तेजी से फैला है, मैं अलग होकर ये बात करना चाहता हूँ कि वो ऐसे जो आम जनता तो छोड़िए,
वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद तक का फोन को अटेंड नहीं करते। इस तरीके से लगातार इनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से लगातार कंप्लेन की गई थी, लेकिन यहाँ अपने आप में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई तथ्य, कोई सबूत थे या फिर सिर्फ महज आरोप लगाए जा रहे थे? नहीं, पूरी तरह से चुनाव आयोग जब कार्रवाई किया होगा तो पूरी तरह से तथ्य के साथ कार्रवाई किया होगा और चुनाव आयोग के सामने पूरी तरह से तथ्य होगा और इसी तथ्य के आधार पर आज उस आयुक्त को देवघर से मुक्त किया गया है और नया आयुक्त वहां पर नया काम को समाप्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, इन आरोपों में क्या वाकई कोई सच्चाई थी या फिर महज एक आरोप ही इनकी तरफ से लगाया गया है? देखिए कंचन, एक सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के पहले सीएम हेमंत सोरेन ने 4 दिनों के लिए अपना कह सकते हैं उपचुनाव के दौरान वहाँ प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला था और एक उपायुक्त की हैसियत से जो प्रोटोकॉल होते हैं जिले के उपायुक्त का, जब मुख्यमंत्री का उस जिले में दौरा होता है तो वो कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को लेकर उपायुक्त की मुलाकातें होती रहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी क्योंकि वहां पर आचार संहिता लागू थी और ऐसे में देवघर के उपायुक्त का सीएम के साथ मुलाकात, क्योंकि सीएम वहां पर एक स्टार प्रचारक की भूमिका में गए हुए थे, वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से वो नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि जो आचार संहिता की बात आती है उसके उल्लंघन का भी मामला दर्ज कराया गया था कि उपायुक्त लगातार ऑफ द रिकॉर्ड मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चुनाव को लेकर दिशा निर्देश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी आपत्ति थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस उपचुनाव के नतीजों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, हालांकि प्रतिष्ठा का प्रश्न तो दोनों गठबंधनों के लिए है, वो महागठबंधन हो या एनडीए की बात कर लें। ऐसे में एक तरह से कह सकते हैं कि 2 मई को नतीजे आने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक कहीं न कहीं नैतिक फतह हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मोरल विक्ट्री जिसे आप कह सकते हैं, मोरल विक्ट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त को लेकर, एसडीओ को लेकर जो चुनाव आयोग से शिकायतें की थी, उन शिकायतों पर अब कार्रवाई हो न हो, वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन उनके आरोप यहाँ पर साबित होते हुए दिखते हैं और तब जाकर कहीं चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया था। सबसे अहम बात यह है कि नैन्सी सहाय की पोस्टिंग अगर देवघर में की गई है तो इसके पीछे भी कई अहम प्रशासनिक कारण रहे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। हालांकि अब देखना अहम यह होगा कि 2 मई को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। नतीजे महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी की तरफ जाते हैं या एनडीए के प्रत्याशी गंगा नारायण की तरफ जाते हैं। नतीजे खैर जो भी हों, लेकिन फिलहाल जो मोरल विक्ट्री की बात की जाती है वो मोरल विक्ट्री, वह नैतिक फतह अभी एनडीए को प्राप्त होती हुई दिख रही है। कंचन, बिल्कुल, इस पूरी खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आलोक जी, मधुपुर उपचुनाव को लेकर अगर बात करें, चुनाव हो चुके हैं, 2 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जो खबर सामने आई है वो यह है कि उपायुक्तों का फेरबदल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल सर यह है कि मतगणना से ठीक पहले ये फैसला क्यों लिया गया है, क्यों इन्हें हटाने की नौबत आ गई सर? ये तो आप खुद समझ रही होंगी, मद्रास हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है चुनाव आयोग को लेकर। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब उससे हम जोड़ते हैं झारखंड के चुनाव को, इसलिए चुनाव तो खत्म हो गए, अगर कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका होती है चुनाव में तो चुनाव के दौरान होती है। तो उस समय चुनाव आयोग को चाहिए था कि
वो ट्रांसफर कर देते उपायुक्त का, तो एक बात समझ में नहीं आती। चुनाव समाप्त होने के बाद ये करने का निर्णय जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करना चाहती, और लगातार जो चुनाव आयोग की गतिविधियां और कार्यशैली रही है, पूरे देश के लोगों ने ये कहा है कि चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्थाएं भी केंद्र सरकार के अधीन काम करने लगी है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो निर्णय चुनाव आयोग ने उपायुक्त को बदलने का दिया है, ये इस तरह का निर्णय कहीं न कहीं प्रेरित होकर के और केंद्र सरकार। लेकिन आलोक जी जब इस पूरे मसले पर बीजेपी से बात की जाती है तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर देवघर के डीसी और मधुपुर एसडीओ जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे। सीधा आरोप उन्होंने इस चीज का यहाँ पर लगाया, और एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बदल लिया, उपायुक्त को बदलवा दिया, बहुत खुशी की बात है। चुनाव जीत जाएंगे वो। चुनाव कौन फैसला करता है जीतने और हारने का? मुल्क का मालिक कौन है? जनता है। मधुपुर की जनता बोकारो और बेरमो और दुमका की तरफ फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी मुक्त होने जा रहा है झारखंड, इसलिए इनकी बेचैनी ज्यादा बढ़ रही। किसी न किसी प्रकार से जो है चुनाव को प्रभावित करने की इनकी मंशा रहती है, और उसी दृष्टिकोण से ये काम कर रहे हैं। जब चुनाव हो रहे थे 2019 में झारखंड के, तब भी इन्होंने चुनाव आयोग का बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश की। झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में 5 चरणों में चुनाव करने का कोई उचित नहीं था। जिस समय चुनाव आयोग के जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त रांची आए थे प्रतिनिधिमंडल, मैं भी शामिल था, मैं भी मिलने के लिए गया था, उनसे गुजारिश किया था कि कई ऐसी जगह है जिसका बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे जगहों पर उन्होंने तुरंत ताला भी लगवाया। और ये भी कहा हम लोगों ने कि 5 चरणों में चुनाव कराने का झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में कोई दुख नहीं है। तो ये चीजें जो है लोगों के सामने अब स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह से जो है चुनाव आयोग का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती है मधुपुर के चुनाव की। हाँ, आलोक जी यहाँ पर हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी कुंदन जी। आलोक जी, आपकी बातें मैं अभी सुन रहा था, आपको क्या लगता है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? वो चाहे मधुपुर उपचुनाव की बात कर लें या मद्रास हाई कोर्ट की जिस टिप्पणी की आप चर्चा कर रहे थे, तो इन दोनों चीज़ों को अगर क्लब करके देखा जाए तो देश की वन ऑफ द बिगेस्ट संवैधानिक संस्था पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी, आपने बहुत सही माकूल बातें कही है कि देश में जो है जो पहले कभी नहीं हुआ था वो चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए आसाम में भी ईवीएम मशीन पकड़े गए, बंगाल में भी ईवीएम मशीन पकड़ा गया। किसके घर से पकड़ा गया, किसके गाड़ी से पकड़ा गया, ये एक अलग बहस का विषय हो सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन पकड़े गए और एक दो नहीं हजारों की संख्या में। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। ये कहना कि क्यों नहीं इन अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आज जो स्थितियां इतनी विकराल हुई है पूरे देश के अंदर में, आप देखिए वहां मेला लगा दिया, कहा लाखों लोगों को जमा कर दिया वहां। तो ये जो इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, सब संस्थाएं जितनी भी संविधान, आपसे कुछ साल पहले 2-3 साल पहले आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने पहली बार 73 वर्षों में ऐसा भारत के इतिहास में हुआ कि जब जजों ने बाहर निकल करके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया था। तो इस तरह की जो है चीजें अब बहस शुरू हो गई हैं, जो ठीक नहीं है। हमारा लोकतंत्र जो पूरी दुनिया में एक गौरवान्वित संस्थाओं के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसके ऊपर सवाल उठना सबके लिए खतरे का संकेत है। और वक्त रहते हुए अगर इस पर नहीं नियंत्रण किया गया तो ये देश के लिए उचित नहीं होगा। मधुपुर के चुनाव के संदर्भ में जिस पर आप लोगों ने आज टिप्पणियां मांगी है, आप बताइए, मधुपुर चुनाव तो संपन्न हो गए, अब वहां पर ये करने की आवश्यकता क्या है? चुनाव के पहले लोगों को शंका होती है। आलोक जी आपको रोकना चाहूंगा बीच में।
आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्या चुनाव आयोग को इस बात का अंदेशा था कि मंजूनाथ भजंत्री अगर उपायुक्त के तौर पर 2 मई को देवघर में स्थापित होते तो मतगणना के दौरान भी कुछ गड़बड़ी होने की आशंका थी? क्या कहीं इस वजह से तो चुनाव आयोग ने मतगणना के ऐन पहले यह निर्णय लिया है? अच्छा, आप देखिए चुनाव के दौरान आपको कहीं गड़बड़ियां नजर आई? आप एक खुद बहुत पुराने आप पत्रकार रहे हैं और झारखंड में आप हमेशा जो है वो संवेदनशील पत्रकारिता किया है, आपको सब कुछ दिखाई दिया है। आज के जमाने में इतनी पारदर्शिता है, छोटी छोटी चीजों पर लोगों की नजर रहती है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, छोटी भी एक भी घटना हुई क्या? आप बताइए, आप खुद बताइए, एक भी घटना मधुपुर चुनाव के दौरान नहीं हुई, बल्कि लोगों ने गांवों से बाहर निकलकर मास्क पहनकर अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया। तो कहां गड़बड़ियां पाई गई? इसलिए ये कह रहे हैं बार बार कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं। ये क्यों नहीं कहा जाए कि चुनाव आयोग इस तरह के धूल झोंक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है? अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब चुनाव खत्म हो गए 2 मई को वहां क्या कर लेगा कोई भी? एक विधानसभा के चुनाव में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये बातें बिल्कुल भी जो है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, दूर। जी आलोक जी, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है। हाजी हुसैन अंसारी ने राज परिवार से 23,000 मतों से जीत हासिल की थी 2019 में। इस बार 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं? देखिए, ये तो कोई हम भविष्यवक्ता नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल ये तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मधुपुर की जनता अपने उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि के रूप में पता नहीं कितने बड़े मंत्र से जिताने जा रही है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे जो दिखाई दे रही है, जो वहां चुनाव के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, वो यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और अब तक के उस विधानसभा के चुनाव के फैसले सबसे बड़ा अंतराल से विजय साबित होगा, इतना मैं तो जरूर कह सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम चर्चा में। कुंदन जी, आपसे सवाल है, फेरबदल के साथ ही ईसी ने चुनावी परिणामों के बाद यहां पर विजय जुलूस पर साफ तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इस एक पूरे नियम का पालन कराया जाएगा। देखिए कंचन, इस आदेश को बहुत पहले लागू कर दिया जाना था और जिस तरीके से पूरे देश में कोविड-19 की महामारी फैल रही है, पश्चिम बंगाल में अभी भी 1 चरण के चुनाव बचे हुए हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 4थे चरण के चुनाव के बाद इस बात का अनुरोध भी किया था चुनाव आयोग से कि बाकी बचे हुए 4 चरणों के चुनाव को 1 चरण या 2 चरण में निपटा दिए जाए, क्योंकि महामारी का खतरा है, रैलियों पर रोक लगा दी जाए। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी चरण में जाकर अपनी तमाम रैलियों को रोक दिया है। यह एक कह सकते हैं देर से लिया गया लेकिन दुरुस्त कदम है। विजय रैलियों पर किसी भी प्रकार से उसे आयोजित नहीं किया जा सकेगा, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरी तरफ से यही है कि यह देर से लिया गया फैसला है, इस फैसले को बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। और हालांकि चूंकि उस दिन बाकी 5 राज्यों में भी जो विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं उसके नतीजे भी आने हैं। अब देखना अहम यह होगा कि बाकी राजनीतिक दल और उनके समर्थक इस फैसले को या इस आदेश को कितने तत्परता से लागू करते हैं या कितने संवेदनशीलता के साथ इसका पालन करते हैं, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग का यह फैसला देर से लिया गया सही फैसला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, इस चर्चा पे आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की। मधुपुर उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होनी है और ऐसे में मतगणना से ठीक पहले उपायुक्तों के फेरबदल कर दिए गए हैं। इस फेरबदल पर भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी तरीके का जवाब सामने नहीं आया है। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।